Hello friends, welcome to Farmer Tutor. Today we'll discuss about Huntington's chorea. So let's get started. Today we'll discuss about Huntington's chorea. व्हाट इज़ हंटिंगटन्स डिजीज़? ये एक फेटल जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जानलेवा बीमारी है. इट कॉजेज प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल्स इन ब्रेन, यानी कि धीरे धीरे हमारे नर्व सेल्स ब्रेन में डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की फिजिकल और मेंटल एबिलिटी उसके वर्किंग ईयर्स में, जो प्राइम वर्किंग ईयर्स होती है यानी कि यंग एज होती है, उसमें ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है. हंटिंगटन्स कोरिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि फाइनली हमारे ब्रेन सेल्स की डेथ कॉज करता है. दिस डिजीज़ इज़ कॉज बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन. इस डिज़ीज़ का कॉज क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की 2 कॉपीज़ में जीन के, और हंटिंगटन्स जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिज़ीज़ को कॉज करने के लिए. As you can see in this gift figure, there is a comparison between normal brain versus Huntington's disease brain. आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्रेन में वेंट्रिकल्स और बेसल गैंग्लिया सबका साइज़ नॉर्मल है, जबकि हंटिंगटन्स के केस में जो वेंट्रिकल्स हैं उनका साइज़ बढ़ गया, एनलार्ज हो गया है, एंड देयर इज़ एट्रोफी ऑफ सेरेब्रल नर्व टिश्यूज़ एंड बेसल गैंग्लिया, यानी कि सेरेब्रल नर्व टिश्यूज़ और बेसल गैंग्लिया के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, धीरे धीरे सेल्स की डेथ हो रही है. हंटिंगटन जीन, ये क्या होता है? HD जीन को फर्स्ट टाइम 1993 में आइडेंटिफाई किया गया था, और ये रिपीटिंग सीक्वेंस कंटेन करता है 3 बेस पेयर्स का, जिसकी वजह से इसे ट्रिपलेट रिपीट या ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट भी कहते हैं. देयर इज़ एन एक्सेस नंबर ऑफ CAG रिपीट्स इन जीन विच रिजल्ट्स इन अ प्रोटीन कंटेनिंग एन एक्सेस नंबर ऑफ ग्लूटामाइन यूनिट्स. होता क्या है कि जब जीन में, हंटिंगटन जीन में CAG की जो रिपीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नंबर उनका इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में, तो एक प्रोटीन बनता है जो कि एक्सेस होता है इन नंबर ऑफ ग्लूटामाइन यूनिट्स. An expansion of a repeating CAG triplet series in Huntington gene on chromosome 4 results in a protein with an abnormally long polyglutamine sequence. होता क्या है कि हंटिंगटन जीन के क्रोमोसोम 4 में CAG की जो ट्रिपलेट सीरीज़ चलती है वो एक्सपैंड हो जाती है, यानी कि उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन फॉर्म होता है जिसमें अबनॉर्मली लॉन्ग पॉलीग्लूटामाइन की सीक्वेंसेस अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से हंटिंगटन्स कोरिया के सिम्टम्स विजिबल होते हैं. आप देख सकते हैं इस फिगर में HD जीन, हंटिंगटन्स जीन के क्रोमोसोम 4 में म्यूटेशन हो रही है, जिसकी वजह से HD जीन में मोर देन 35 CAG रिपीट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटीन बन रहा है, म्यूटेंट प्रोटीन बन रहा है विच कंटेन्स पॉलीग्लूटामाइन सीक्वेंसेस, एंड दिस इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से हंटिंगटन्स डिजीज़ कॉज हो रही है. There are 2 types of Huntington's disease, adult onset HD and juvenile HD. अडल्ट के केस में क्या होता है? 36 to 60 CAG रिपीट्स होते हैं, और ये प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी होती है. एक सीरियल ऑर्डर में हमें पता होता है कि ये किस ऑर्गन को डैमेज करेगा. धीरे धीरे ब्रेन में पहले कॉर्डेट प्यूटामेन को अफेक्ट करेगा, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके बाद अदर रीजन्स को. तो प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेशन होता है डीजनरेशन का. जबकि जुवेनाइल के केस में मोर देन 60 CAG रिपीट सीक्वेंस होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पैथोलॉजी है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है. ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ डैमेज करते हैं, जैसे सेरेबेलम, कॉर्डेट, फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्यूटामेन, अदर एरियाज़, और इनका जो प्रोग्रेशन है वो वेरिएबल है. हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सीरियल ऑर्डर किस ऑर्डर में ये हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा. ट्रायड ऑफ HD सिम्टम्स. हंटिंगटन्स के 3 सिम्टम्स हैं: मोटर डिस्टर्बेंस, कॉग्नाइटिव डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल या फिर साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस कह सकते हैं. और ये डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं और पॉजिटिव जेनेटिक टेस्ट पे डिपेंड करते हैं. तो नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दीज 3 सिम्टम्स: मूवमेंट डिसऑर्डर, कॉग्नाइटिव डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर. फर्स्ट, मूवमेंट डिसऑर्डर. इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इनवॉलेंट्री जर्किंग, यानी कि कभी कभी पेशेंट अपने आप फास्ट मूव करने लगेगा, वो अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. मसल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मसल रिजिडिटी हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा. स्लो अबनॉर्मल आई मूवमेंट्स हो जाएंगी. पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा बैलेंस और पॉस्चर.
स्पीच में बोलते वक्त, खाना स्वैलो करते वक्त डिफ़िकल्टी फेस होगी। कॉग्निटिव डिसऑर्डर, इस केस में पेशेंट को अपने टास्क पे ऑर्गेनाइज करने में, प्रायोरिटाइज करने में और फोकस करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टेंडेंसी नहीं होती है कि वो किसी एक, कभी कभी होता है कि एक ही थॉट पे, एक ही एक्शन पे अटक के रह गए। देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी सेक्सुअली बिहेवियर पे उनका कंट्रोल खो जाता है। तो वो कई बार ऐसा होता है, ऐसे पेशेंट्स बिना सोचे समझे कोई गलत एक्ट भी ले सकते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस ओन बिहेवियर्स एंड एबिलिटीज़, उस पेशेंट को अपने ही बिहेवियर पे, अपना जो भी वो काम कर रहा है, जो भी एबिलिटी, उसका कोई नॉलेज ही नहीं होती, अवेयर ही नहीं होता कि कर क्या रहा है। देयर इज़ स्लोनेस इन प्रोसेसिंग थाट्स और फाइंडिंग वर्ड्स, अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कोई सामान है, कोई नाम लेना चाहते हैं, तो उन्हें एग्जैक्ट टर्म नहीं मिल रहा हो तो वो वर्ड नहीं फाइंड कर पाते, उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन भी अगर हम कुछ सिखाएं तो उन्हें उसको याद करने में भी प्रॉब्लम फेस होती है। बिहेवियरल डिसऑर्डर, इस केस में पेशेंट को इरिटेशन फीलिंग होगी, सैडनेस होगी, अपैथी होगी, यानी कि इरिटेशन होगी, हमेशा दुखी फील करेगा वो पेशेंट, उसे लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। देयर सोशल विड्रॉल, ऐसा बंदा अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लेगा। इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी लैक ऑफ स्लीप, फेटिग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, हमेशा थकान महसूस होगी, काम में मन नहीं लगेगा, किसी काम के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। देयर आर फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ डेथ, डाइंग और सुइसाइड, ऐसे पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से उसका बार बार उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे। स्टेजेस ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़ को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है प्री क्लिनिकल स्टेज, सेकेंड अर्ली स्टेज, थर्ड मिडिल स्टेज, फोर्थ late stage, and finally end of life. Diagnosis of Huntington's disease, you will have tests to rule out other conditions which causes similar symptoms and to confirm HD diagnosis. डिफरेंट टेस्ट इंक्लूड होंगे जिसमें ब्लड टेस्टिंग होगी, जेनेटिक टेस्टिंग होगी और इमेजिंग टेस्ट होंगे ब्रेन के, जिसमें हम MRI स्कैन और CT स्कैन करेंगे। ये एक MRI इमेज है कोरोनरी सेक्शन की। आप देख सकते हैं प्यूटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस में कितनी ज़्यादा डीजनरेशन हुआ है सेल्स का, नर्व सेल्स का। हंटिंगटन्स डिजीज़ का जो ब्रेन है वो राइट सेक्शन में आप देख सकते हैं कितना डैमेज है, और इसको कंपेयर किया गया है नॉर्मल पेशेंट के ब्रेन से, जहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल वेंट्रिकल साइज़ है और नॉर्मल बेसल गैंग्लिया है, जबकि हंटिंगटन्स केस में वेंट्रिकल्स एनलार्ज दिख रहे हैं और देयर इज़ अट्रॉफी इन प्यूटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस। ट्रीटमेंट, हंटिंगटन्स डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस किया कि इसमें मूवमेंट और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम मेडिकेशंस के थ्रू कम कर सकते हैं। तो इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए मेडिकेशंस हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए मेडिकेशंस हैं, साइकोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को, स्पीच थेरेपी दी जाती है जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, फिज़िकल थेरेपी होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। मेडिकेशंस फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर्स, इसमें हम मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए टेट्राबेनाजीन और ड्यूटेट्राबेनाजीन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे कि हम हैलोपेरिडोल और फ्लूफेनाजीन का यूज़ करेंगे। अदर मेडिकेशंस में आप अमेंटाडीन, क्लोनाज़ेपाम जैसे ड्रग्स भी दे सकते हैं। मेडिकेशंस फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे जैसे कि सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लॉक्सेटिन और सर्ट्रालिन ड्रग्स देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में हम क्यूटापिन, रेस्पेरिडोन और ओलेंजापिन का यूज़ करेंगे। मूड स्टेबलाइज करने के लिए हम पेशेंट को डिवाल्प्रोइक्स, कार्बामेज़ेपिन और लैमोट्रिगीन जैसे ड्रग्स देंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस केस में हम कुछ डिवाइसेस की हेल्प लेके पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हैंड रेल्स एट होम, घर में हैंड रेलिंग्स होनी चाहिए स्टेयर्स में। असिस्टेड डिवाइसेस यूज़ करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि बेथिंग और ड्रेसिंग के लिए। ईटिंग और ड्रिंकिंग के यूटेंसिल्स अडेप्ट करेंगे पीपल्स के लिए, ताकि उन्हें कम से कम मोटर स्किल्स का, मूवमेंट का यूज़ करना पड़े। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।